की बार 400 पार का जो नारा है वो क्यों है? देखिए, पहली बात तो भारत में हिंदू मुस्लिम करके बांटना नहीं चाहिए। जैसे जापान के रहने वाले सारे जापानी कहलाते हैं, जर्मन में सभी लोग जर्मन कहलाते हैं, चाहे चीन में रहने वाले सब लोग चाइनीज कहलाते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं। तो यहाँ 99% अगर आप मुस्लिम्स की बात कर रही हैं, वो इनफैक्ट वो हिंदू हैं। कोई 250 साल पहले, कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले। बहुत सारे लोगों ने तो कन्वर्ट भी कर लिया, इसके बाद भी वो चौधरी लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं, चौहान लिखते हैं। अब की बार 400 पार इसलिए जरूरी है कि भारत के संविधान जब बना तो संविधान में 22 चित्र थे। और चित्र किसका था? एक पार्ट पे राम दरबार था, एक पार्ट पे कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट पे हनुमान जी का चित्र था, एक पार्ट पे गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, एक पार्ट पे भगवान नटराज का चित्र था। जो हमारे देश के आइकॉन है उन सब पे चित्र बने हुए थे। उन चित्रों को जानबूझ के निकाल दिया गया। नेहरू जी ने सारे चित्र हटवाए और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। जय हिंद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग लॉजिकल विद अंबर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत जिनको PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, पहला सवाल आपको पूरा मद्देनजर रखते हुए और जैसा कि माहौल हमारे देश में बना हुआ है, जो कुछ भी 1975 में इमरजेंसी के दौरान हुआ, बिना किसी संसदीय बहस के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ा गया। जो कुछ भी हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो था ही। जो कुछ भी हुआ इसको मौजूदा सरकार किस तरह से अंडू कर सकती है? देखिए, पहली बात तो जो 76 में हुआ था उस इमरजेंसी के काले कार्यकाल में, जबकि पूरे के पूरा जो विपक्ष था वो जेल में था। इवन जो सामाजिक संगठन भी डेमोक्रेसी की बात करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। पत्रकार जेल में थे। और तो छोड़िए, एक जस्टिस HR खन्ना थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। उन्होंने जब इमरजेंसी के खिलाफ थोड़ी सी आवाज उठाई तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। ये सिचुएशन थी। जस्टिस HR खन्ना, उनको CGI बनना था लेकिन उनको बनाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बोला था। उस दौरान ये 42वां संविधान संशोधन आया जिसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया। कुछ और भी इसमें आए थे, कई चीजें बदलाव की गई थी। बाद वाली जनता पार्टी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के लगभग 90% जो अमेंडमेंट थे उनको निकाल दिया था। ये सेकुलर शब्द जुड़ा अभी भी लेकिन रह गया है। मेरा ये मानना है कि सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूरोप क्रिश्चियन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है। इसकी हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिष्ठ राष्ट्र है। हम सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। शिक्षक अपने धर्म का पालन करता है, आप अपने धर्म का पालन करती हैं, वैज्ञानिक अपने धर्म का पालन करते हैं, माता अपने धर्म का पालन करती है, पिता अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए सेकुलर शब्द को हटा देना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में सरकार इसको खुद हटा लेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करने की बजाय। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल 2/3 बहुमत चाहिए इसके लिए, प्रीएम्बल से हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अब की बार 400 पार नारा दिया है, क्या पता इसलिए दिया गया हो क्योंकि अगर आपको संविधान के प्रीएम्बल से सेकुलर शब्द हटाना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। अगर बाय द वे राज्यसभा में आपके पास 2/3 नहीं है, कम पड़ रही हो, तो लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला के वहाँ आपको 2/3 प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर ये 400 पार हो जाएगा तो लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुला के इस सेकुलर शब्द को निकाला जा सकता है। वैसे मैंने सोचा था कि आपसे मैं पूछूंगी ये सवाल क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हैं कि आपकी बार 400 पार का जो नारा है वो क्यों है? क्या यही मकसद है या इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जो देश के और समुदाय हैं उनके मन में है? हिंदू समुदाय की बात की जाए, उनके भी बड़े सवाल हैं। उनको बड़े समय से लगता आया है कि हमारे साथ जो अभी सेक्युलरवादी पार्टियां हैं जो अभी विपक्ष में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ एक सौतेला रवैया इख्तियार किया है। एक समुदाय विशेष को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, मेजॉरिटी के इश्यूज को दरकिनार किया गया। देखिए, पहली बात तो भारत में मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम करके बांटना नहीं चाहिए। जैसे जापान के रहने वाले सारे जापानी कहलाते हैं, जर्मन में सभी लोग जर्मन कहलाते हैं, चाहे चीन में रहने वाले सब लोग चाइनीज कहलाते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 99% अगर आप मुस्लिम्स की बात कर रही हैं, वो इनफैक्ट वो हिंदू हैं। कोई 250 साल पहले, कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले। बहुत सारे लोगों ने तो कन्वर्ट भी कर लिया, इसके बाद भी वो चौधरी लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं, चौहान लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, आज भी लिखते हैं। तो इसलिए मैं तो मुस्लिम भाइयों को मुस्लिम न मान के उनको अपना कन्वर्टेड हिंदू मानता हूँ। भाई चलो ठीक है, उनकी परंपरा बदल गई है लेकिन रहने वाले सब यहीं के हैं, भोजन हमारे जैसा ही करते हैं, सोचते हमारे जैसा ही हैं।
भारत के रहने वाले मुस्लिम विदेशी मुस्लिम्स में अंतर है। यहाँ के जो लोग हैं वो नारी तू नारायणी को मानते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। ये कुछ विदेशी लोग हैं, जैसे एक मदीना से एक परिवार आया था, मदनी परिवार, एक बुखारा का एक परिवार आया, बुखारी परिवार, एक अफगानिस्तान का परिवार आया था जो हैदराबाद में बैठा हुआ है। ऐसे 4-6 परिवारों को निकाल दीजिए तो बाकी तो सारे मुस्लिम्स यहाँ पे अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, हिंदुस्तानी के तरीके से रहते हैं। ये जो अब की बार 400 पार इसलिए ज़रूरी है कि भारत के संविधान जब बना तो संविधान में 22 चित्र थे, और चित्र किसका था? एक पार्ट पे राम दरबार था, एक पार्ट पे कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट पे हनुमान जी का चित्र था, एक पार्ट पे गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, एक पार्ट पे भगवान नटराज का चित्र था, एक पार्ट पे भगवान बुद्ध का चित्र था, एक पार्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र, जो हमारे देश के आइकॉन है उन सबके चित्र बने हुए थे। उन चित्रों को जानबूझ के निकाल दिया गया। मेरा ये मानना है कि सेकुलर अगर संविधान में वो चित्र रहे होते ना तो इसमें सेकुलर शब्द आ ही नहीं सकता था। नेहरू जी ने सारे चित्र हटवाए और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। तो सेकुलर शब्द जोड़ने की भूमिका पिता ने ही कर दिया था, नेहरू जी ने कर दिया जब उन्होंने सारे शब्द हटा दिए। अब उन सारे चित्रों को वापस लाना चाहिए, लेकिन लाने के लिए चाहिए अब की बार 400 पार, 2/3 बहुमत लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, नहीं तो ज्वाइंट आपको सेटिंग बुला के वहाँ 2/3 करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो प्रियम्बल में बदलाव किया इमरजेंसी के दौरान, उसके लिए भी आपको ठीक करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। आर्टिकल 19 अंबर जी हमें बिजनेस करने का, व्यापार करने का अधिकार देता है। आज की डेट में देखिए, भारत के जितना यंग जनरेशन है, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई कोई भी हो, वो 2 चीज़ों से बर्बाद हो रही है। पहला नशा, दूसरा अश्लीलता। ड्रग की हालत यह है कि स्कूल कॉलेज तक नेटवर्क फैल चुका है। हुक्का बार खोले जा रहे हैं, बियर बार खोले जा रहे हैं, डांस बार खोले जा रहे हैं। ये किसकी आड़ में? आर्टिकल 19 की आड़ में खोले जा रहे हैं, जिससे हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। दूसरा आपका जो अश्लीलता, OTT प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वेब सीरीज देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, और ये किसकी आड़ में हो रहे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आर्टिकल 19। मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 19 में बदलाव की ज़रूरत है। जो आपको बिजनेस करने का अधिकार मिला है, व्यापार करने का अधिकार मिला है, फिल्म बनाने का अधिकार मिला है, वो होना चाहिए सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते जिससे भारत की संस्कृति बर्बाद हो। आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते जिससे भारत का तन मन बर्बाद हो, हमारे युवाओं का तन मन खराब हो, हमारा धर्म खराब हो, हमारी संस्कृति खराब हो। इसलिए ज़रूरत यह है कि आर्टिकल 19 में बदलाव किया जाए। आर्टिकल 19 में बदलाव करने के लिए फिर वही आ गया, 2/3 लोकसभा 400 पार चाहिए। तो 400 पार का उद्देश्य समझ में आ रहा है? नहीं, अब मैं आपको और बता देता हूँ, मैं जो 2 मिनट टाइम दीजिए। हमारे देश में मुकदमे 20-20, 30-30 साल चलते रहते हैं, 40 साल चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं। अमेरिका ने बना लिया। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि आने वाले टाइम में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट संभव, उस समय होता ही नहीं था। अब अगर आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है तो आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 चूंकि फंडामेंटल राइट है, उसको बदलने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए अब की बार 400 पार चाहिए। आर्टिकल 21 ने राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन में विदेशी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो, शिक्षा का भारतीकरण हो और देश के सभी गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई सबके लिए समान शिक्षा लागू हो। मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, किताब एक हो। बंगाल का बच्चा हो या बिहार का बच्चा हो, यूपी का हो या हरियाणा का हो, सिलेबस एक हो, करिकुलम एक हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो। उसके लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। उसके लिए अब की बार 400 पार चाहिए। आर्टिकल 25 में एक प्रोपोगेट वर्ड यूज किया गया, जिसकी वजह से साम दाम दंड भेद द्वारा कन्वर्जन कराया जाता है भारत के लोगों का। तो वो प्रोपोगेट वर्ड निकालना है आर्टिकल 25 से। इसके लिए अब की बार 400 पार चाहिए। इसी तरीके से आर्टिकल 30, जो भारत में एक समाज को बांट दिया गया है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे, ये खत्म हो। हिंदू मुस्लिम में एकता तभी होगी ना, ये जब माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। भाई सब लोग भारत के रहने वाले, हमारे पूर्वज एक जैसे, हमारी सोच एक जैसी, फिर काहे लिए हमको बांट रखा माइनॉरिटी मेजॉरिटी? काहे लिए विशेष दर्जा, काहे लिए विशेष स्कीम? सबको गरीबी के आधार पर सबको फायदा मिलना चाहिए। जो गरीब है, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई, सबको फायदा मिले, लेकिन ये रिलीजन के आधार पर बांट के नहीं मिलना चाहिए। वो तभी होगा जब आपका आर्टिकल 30 में बदलाव होगा। उसके लिए भी आपकी बात 400 पार चाहिए। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। मातृभूमि की पूजा करनी है, मतलब मातृभूमि को मानना है, भारत की संस्कृति को मानना है, भारत की परंपरा को मानना, भारतीय ज्ञान विज्ञान को मानना। लेकिन दिक्कत यह है कि आर्टिकल जो अगर अपना फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो सजा नहीं लिखा हुआ है, वो पनिशेबल हो। इसलिए आर्टिकल 51A को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपकी बार 400 पार चाहिए। इसी तरीके से भारत में एक मेरी PIL भी चल रही है कि सारे टैक्स खत्म होना चाहिए। इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए, GST खत्म होना चाहिए, टोल टैक्स खत्म हो, रोड टैक्स खत्म हो, वैट खत्म हो, TDS खत्म हो, 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो। वो करने के लिए भी आपको
कॉन्स्टिट्यूशन में सीधी सी बात है, 400 के पार आने का मकसद साथ है, उद्देश्य भी बहुत दो सारे हैं। और है जो यहाँ पे भारत में गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है। इसको बदलने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। और ये जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर केवल स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो धरना प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन केंद्र ये नहीं कह सकता, ऑर्डर कर सकता इसका एफआईआर करो। तो इसलिए पुलिस को मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए भी अब की बार 400 पार चाहिए। मेरा मानना है कि अब 400 के पार का हम काफी इस पे जिक्र कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन 400 के पार की बात होती है, बीजेपी मैनिफेस्टो की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अहम मुद्दा रहा है और आपने भी और हम लोगों की पीआईएल भी रही कोर्ट में। यूसीसी आया उत्तराखंड में, ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ, जो कुछ भी प्रोविजंस यूसीसी में उत्तराखंड में है, क्या वो पूरे देश में लागू करने के लिए उचित हैं? और एक जो लिव इन रिलेशनशिप को लेके जो कानून है वो कितना फीजिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए देश में? देखिए यूसीसी न बीजेपी का मुद्दा है, न कांग्रेस का मुद्दा है, न सपा का है, न बसपा का है, न एमआईएम का है। बीजेपी संविधान का मुद्दा है। संविधान को ध्यान से अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। इसका मतलब भारत में एक देश एक विधान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, पारसी की हो या ईसाई की हो, उसके सिविल राइट एक समान होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी राइट एक समान होना चाहिए, उसका ह्यूमन राइट एक समान होना चाहिए। आज की डेट में क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हो रही है तब तक उनके सिविल राइट बराबर हैं, प्रॉपर्टी राइट बराबर है, ह्यूमन राइट बराबर है। लेकिन अगर वो चारों एक हिंदू से शादी करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, क्रिश्चियन से करे, तो शादी के बाद उनके ह्यूमन राइट बदल रहे हैं, सिविल राइट बदल रहे हैं, प्रॉपर्टी के राइट बदल रहे हैं। और वो क्यों बदल रहे हैं? अंग्रेजी कानूनों के कारण। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट आज भी चल रहा है। ये सारे पर्सनल लॉ खत्म हो और संविधान निर्माताओं की इच्छा के अनुसार एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, वो बहुत आवश्यक है। भारत में जो कुरीतियां पैदा हुई उनके खिलाफ कानून बने। सती प्रथा आया, कानून बना। छुआछूत शुरू हुआ, कानून बना। लेकिन जो भारत में विदेशी कुरीतियां चल रही हैं, जो हमारी कुरीति नहीं है, वो विदेश से आई, मुगलों के साथ आई, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून नहीं बना। ट्रिपल तलाक चलो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े एहसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है। ये भारत की कुरीति नहीं है, विदेशी कुरीति है। निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार, बाल विवाह, बहु विवाह, ये विदेशी कुरीति है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो विदेशी कुरीतियां खत्म होगी। और सबसे बड़ी बात ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा अगर आप रिलीजन के हिसाब से देखिए तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा ही नहीं है। यूसीसी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, मुस्लिम बहनों को मिलेगा। भाई शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा क्योंकि अभी उनकी शादी की उम्र 9 साल चल रही है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन होगा। जितने एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए डिवोर्स होते हैं सब खत्म हो जाएंगे, सबका कोर्ट के जरिए होगा। फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पहले कोर्ट के जरिए होता है। गुजारा भत्ता का फार्मूला सबके लिए एक हो जाएगा, सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पहले मिलता है। जो फायदा होगा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। आपका एडॉप्शन, गार्जियनशिप का राइट मिल जाएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, इसका भी सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। अभी हमारी जैसे मुस्लिम्स में पिता को ज्यादा अधिकार होता है माता से, पति को ज्यादा अधिकार होता है पत्नी से। पति पत्नी को एक समान नहीं मानते, बेटे बेटी को एक समान नहीं माना जाता है इस्लामिक लॉ के अनुसार, शरीयत के अनुसार। और दूसरा माता पिता को समान नहीं माना जाता। यूसीसी आएगा तो माता पिता का इक्वल राइट, पति पत्नी का इक्वल राइट, भाई बहन का इक्वल राइट। इसमें दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मम्मी पापा को इक्वल राइट मिल जाए इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। यूसीसी आएगा, बहुविवाह बंद हो जाएगा। बहुविवाह बंद करना क्यों जरूरी है? इस समय 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो 70 लड़कों की शादी तो ऐसे ही नहीं होती। अब उसी में अगर कोई 2-3 कर लेगा तो स्वाभाविक सी बात है बेचारों का उनका क्या होगा? तब तो 2-3 और कुंवारे रह जाएंगे। दूसरा ये, किसी भी बच्चे को ये नहीं पसंद है कि उसके घर में उसकी सौतेली माँ आए। किसी पिता को ये नहीं पसंद है कि उसकी बेटी के साथ एक सौतन आ जाए। बिल्कुल। किसी भाई को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा कि उसकी बहन के साथ कोई एक सौतन खड़ी हो जाए। पता नहीं, हम बार बार जब ये मामले को देखते हैं तो हम केवल पुरुषों के हिसाब से क्यों देखते हैं, माताओं के हिसाब से देखें। अगर बहुविवाह हो रहा है तो केवल उस
बहन को थोड़ी टेंशन होती जिसके घर में सौतन आई, अरे उसके पिता को भी टेंशन होती, उसके मम्मी खानदान को टेंशन होती, उसके भाई को टेंशन होती, उसकी बहनों को टेंशन होती है, उसके पूरे खानदान को टेंशन होती है। अगर आपने उसको तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनारे देके बाहर निकाल दिया। अश्विनी जी, आपकी बात कर रहे हैं, मेरे पास एक लंदन से अभी कॉल आया 2 दिन पहले, मुझे किसी ने अप्रोच किया, कोई एक रैंडम महिला, और उनको किसी बांग्लादेश के किसी सिटिंग जज ने हमारा रेफरेंस दिया कि उनसे बात कीजिए। वो लड़की लंदन से, उसकी शादी हुई थी इंडिया में, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और बच्चे को भी नहीं दे रहा है। तो ये सोचिए कि कहाँ से कैसे लोग कितने परेशान हो जाते हैं, पूरा खानदान जहाँ भी है विदेशों में सब परेशान। मेरे पास अनंतनाग से फोन आया जी, रशीद नाम था उसका, मोहम्मद रशीद। उसने फोन किया, बोले कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने PIL कर दिया है, प्रॉपर्टी राइट सक्सेशन इनहेरिटेंस वाला जब हमने किया। तो हमने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? बोले साहब मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना के पास खूब सेब का बगीचा है, मतलब खेत है उनके पास, लेकिन मेरे नाना पूरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं दे पा रहे हैं। वो 1/3 ही दे सकते हैं क्योंकि बेटा और बेटी समान नहीं माना जाता। तो दामाद को वो सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते जितना अपनी बेटे को दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जी 1/3 तो दामाद को दे सकते हैं, 2/3 तो वक्त में चली जाएगी। अब इसके चक्कर आप जरा सोचिए, चूंकि विरासत वसीयत का एक समान अधिकार नहीं है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेटे को दे सकते हैं। अब मान लो 4 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ, अब बेटे के चक्कर में फिर एक और शादी कर लेते हैं। बेटा होगा कि बेटी, ये माँ पे डिपेंड नहीं करता, ये तो फादर पे डिपेंड करता है कि बेटा होगा कि बेटी। अब पता चला पिता तो वही है, तो आप 1 शादी कर लो, 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो, होगी तो बेटी, बेटा तो होगा ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, ये प्रॉब्लम खत्म होंगी, विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी। और जो भारत की परंपरा रही है ना, नारी तू नारायणी यत्र नारस्ती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जो हमारी संस्कृति रही कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। हम बेटियों को हमेशा बेटों से ऊपर रखते हैं, बेटियों को सम्मान के साथ रखते हैं। ये तो घिनौनी प्रकृति है कि नहीं बेटियों का कोई अधिकार नहीं, बेटियां बेटे के बराबर नहीं। ये सब विदेशी कुरीतियां हैं। UCC से कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। UCC की बात की है, अब CCA की बात कर लेते हैं। सरकार जो है UCC नोटिफाई करने की बात कर रही है, और UCC आता है तो क्या जो लीगल स्क्रूटनी है उसको पास कर पाएगा? CA का तो मुझे समझ में नहीं आता, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? 1955 में नेहरू जी ने एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया, उसमें टाइम पे बदलाव होता रहा है। उसमें कंडीशन दी जाती है किसकी नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता लेनी है, कब कैसे नागरिकता देनी है। अगर वो CA न आए तो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोग नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उनको एक टाइम थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ये CA से केवल इतना कर दिया कि जो बेचारे अफगानिस्तान के प्रताड़ित लोग थे, वहाँ के माइनॉरिटीज़, या पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी प्रताड़ित थी, या बांग्लादेश की माइनॉरिटी जो प्रताड़ित थी, उनको थोड़ा 5 साल पहले नागरिकता मिल जाएगी। बाकी किसी की नागरिकता बंद नहीं हुई। अदनान सामी नागरिकता ले लिया ना, कितने पाकिस्तान के खिलाड़ी, कितने पाकिस्तान बेचारे जो वहाँ से परेशान हैं, यहाँ आके नागरिकता लेते हैं। तो नागरिकता, ये CA का पहली बात को भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं CA का। दूसरा, CA नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है, खत्म करने वाला नहीं है। और देने वाला किसको देना है? जो पाकिस्तान के बेचारे परेशान हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। अफगानिस्तान से जो परेशान है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, बांग्लादेश से जो परेशान है हिंदू, उनको नागरिकता देने वाला है। पता नहीं ऐसा कन्फ्यूजन क्यों कर दिया गया कि अरे भारत के ना हिंदू पे कोई फर्क पड़ता, ना मुस्लिम पे कोई फर्क पड़ता, ना पारसी पे पड़ता, ईसाई। लेकिन अब कुछ लोग उसको जिद करके नहीं काम करो भैया पाकिस्तान के मुस्लिम्स को, अरे भैया पाकिस्तान के मुस्लिम को देखिए, पाकिस्तान मना किस लिए? फिर तो मर्ज कर लो, सब इकट्ठे हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? अश्विनी जी, जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में आजकल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ममता सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो शाहजहां शेख है, जो संदेश खली के कल्प्रिट्स हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया। केंद्र सरकार के पास कौन से वो लीगल प्रोविजंस हैं जिनका इस्तेमाल करके वो वेस्ट बंगाल में संदेश खली की महिलाओं को इंसाफ दिला सकती है? देखिए, किस तरह से पहली बात तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है ना, ये बहुत खतरनाक हो रहा है जी। 400 साल पहले शाहजहां जो काम करता था, 400 साल के बाद में शाहजहां वही काम कर रहा है। 400 साल पहले 17वीं शताब्दी का शाहजहां भी शाम को चेहरा देख के एक एक लड़की को उठवाता था, एक एक माताओं को उठवाता था, रात भर अपने पास रखता था, सुबह उनको भिजवा देता था। ये शाहजहां भी 2024 में वही काम कर रहा है। आप कल्पना करिए अंबर जी कि 4 गुंडे आते हैं घर में, पति के सामने उसकी पत्नी को लेके जाते हैं, क्या उस, और पति कुछ नहीं कर सकता,
पति केवल इंतजार करेगा सुबह तक कि चलो सुबह मेरी पत्नी आ जाए। आप कल्पना करिए कि 4 गुंडे आ रहे हैं, माता पिता के सामने उसकी बेटी को ले जा रहे हैं और माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। माता पिता रात भर केवल जाग के इंतजार कर रहे हैं कि सुबह उनकी बेटी आ जाए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह उनकी भाभी आ जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह उनकी बहन आ जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह उनकी बहू आ जाए। ये चल रहा है। तो आप इसको सोचिए ना कि ये फिर आज़ादी किस बात की, संविधान किस बात का। आखिर संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, विधानसभा है, हाई कोर्ट है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उसके बाद ठीक है दुनिया भर का सारा सिस्टम। और इसके बाद भी किसी भी बेटी को, बहन को लोग रात को ले जाएं, रात भर रखें। सोचिए वो गांव में मुंह कैसे दिखाती होगी, अपने पति के सामने चेहरा कैसे फेस करती होगी, अपने भाई को कैसे देख पाती होगी, आके अपने फादर के सामने कैसे फेस करती होगी, फादर उसको कैसे मुंह देख पा रहा होगा। एग्जैक्टली। और समाज में वो कैसे सोचते होंगे एक पुरुष के लिए कि उसके घर की महिला के साथ ही हो रहा है। ये अमानवीय है, ये राक्षसी है। ऐसे लोगों को तो मैंने कहा ना, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने का कानून बनाना चाहिए। अश्विनी जी, मैंने आपसे पूछा था केंद्र सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार बहुत, प्रॉब्लम वही है, मैंने कहा ना, चूंकि संविधान में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो केंद्र सरकार चाह के भी वहां FIR करने का ऑर्डर नहीं दे सकती, चाह के भी गिरफ्तार नहीं करा सकती, चाह के वहां तुरंत आर्मी नहीं भेज सकती, CRPF भेज नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आर्टिकल 355 में वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को रिपोर्ट मांग सकती है, जो उन्होंने मांगा है। या तो इंदिरा जी जैसी सरकार हो कि फटाफट राष्ट्रपति शासन लगा दे। केंद्र सरकार 2 ही काम कर सकती है, एक रिपोर्ट मांग सकती है, दूसरा वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। पहला ऑप्शन उन्होंने लिया है, रिपोर्ट मांगा है, दूसरा ऑप्शन लिया नहीं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरीके की वहां मशीनरी फेल हुई है, उसको देखते हुए, जिस देश में कल्पना करिए कि सीता माता का थोड़ा सा अपमान करने पे युद्ध हो गया, द्रौपदी का थोड़ा सा अपमान करने पे युद्ध हुआ, और वहां लगातार शाम को एक एक बेटी उठ रही है, एक एक बहन उठ रही है, एक एक बहू उठ रही है, किसी की पत्नी उठ रही है। अभी तो जो रिपोर्ट आ रही है उसमें आया है कि 10 साल से लेकर 40 साल तक की, 10 साल की बेटियां भी उठी हैं और 40 साल की महिलाएं भी उठी हैं, मतलब कई बच्चों की माँ भी उठाया गया। तो ये तो बहुत घिनौना है। इस पे तो मतलब इस पे तो कुछ क्या, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कुछ इस पे कहने के लिए। मेरा गला सूख रहा है, आप बोल रहे हैं, मुझे इमेजिन नहीं कर सकती जो कुछ वेस्ट बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं के साथ हो रहा है। लेकिन अश्विनी जी, रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इलेक्टोरल फंडिंग को लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उसमें आपको क्या लगता है कि उस पर आप क्या सोचते हैं? और दूसरी बात ये कि किस तरह से जो पूरा प्रोसेस है इलेक्टोरल फंडिंग का, उसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है बिना एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को रिवील किए हुए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आज की डेट में चाय बेचने वाला भी डिजिटल ले सकता है, ATM पेटीएम से या ऐसे UPI से ले सकता है, पान की दुकान पे भी डिजिटल हो सकता है, चाय की दुकान पे डिजिटल, सब्जी बेचने वाला, आलू टमाटर बेचने वाला भी डिजिटल ले रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को कैश डोनेशन क्यों होना चाहिए? मेरा मानना चाहिए कि कैश डोनेशन कंप्लीट बैन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को न कैश में डोनेशन ले सके और न कैश में कुछ खर्च कर सकें। अब ये समय आ चुका है, 100% उनका डिजिटल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। उसमें एक लिमिट भी की जा सकती है, भाई ठीक है, अगर आपने 100 रुपए तक दिया या 1000 रुपए तक दिया तो आपको कोई बात नहीं, उसके ऊपर दिया तो आपका नाम भी डिस्क्लोज होगा। डिस्क्लोज करने में दिक्कत कहाँ है? अगर कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, ईमानदारी से देने वाला ईमानदार है, लेने वाला ईमानदार है, तो उसको डिस्क्लोज करने में क्या दिक्कत है? मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टियों को RTI के दायरे में लाना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टियां ही ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तो पूरा जो सिस्टम चलेगा वो कैसे ट्रांसपेरेंट होगा? मेरे तो कई और विषयों पे है। मेरी PIL है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। मैंने PIL फाइल किया है कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर कंप्लीट बैन होना चाहिए। एक मेरी PIL थी, पूरे देश भर में MLA MP कोड बन चुकी है, इस समय चल रहा है, और 350 सांसदों और विधायकों को सजा भी हो चुकी है। अब तो जो गुंडा माफिया है वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 1 साल में डिसाइड हो जाएगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनका मुकदमा 20-30 साल चलता रहेगा। तो कई लोग तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, आप देखो ना उस MLA MP कोड का फायदा। इलाहाबाद में अतीक अहमद का केस 30 साल से पड़ा हुआ था, 1 साल के अंदर डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1 ही साल में डिसाइड करना है। अतीक अहमद का डिसाइड हुआ, उनके भाई अशरफ अहमद का हुआ, हालांकि बाद में मार दिए गए, अलग बात है।
आजम खां का केस कितना पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ था, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का, वो भी जेल में ही है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, कई सारे विधायक इधर वाले सैनी थे, और हर पॉलिटिकल पार्टी के, ऐसा नहीं, 350 सांसदों विधायकों को सजा हुई है, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। सबसे इंटरेस्टिंग केस तो कांग्रेस के सुरजेवाला का है, जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं जी। उनके खिलाफ सन 2000 में एक मुकदमा हुआ था और वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। 2022 में वो चले गए राज्यसभा, तो उनका मुकदमा एमएलएमबी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। अब हर हफ्ते उनकी तारीख पड़ रही है, अब वो परेशान है। 22 साल तक कुछ नहीं हुआ, अब हर हफ्ते तारीख पड़ रही है। तो एमएलए-एमपी कोर्ट बड़ा डिटरेंट का काम कर रही है। मेरा ये मानना है इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है। डिजिटल ट्रांजेक्शन पे कंप्लीट, और डिजिटल ट्रांजेक्शन ही अलाउ होना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन कंप्लीट बैन लगना चाहिए। अश्विनी जी, मोदी जी की जो थर्ड टर्म है वो लगभग एकदम तय है, क्लियर है पूरी तरह से कि अगली बार फिर से मोदी सरकार होने वाली है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अगली टर्म में मोदी जी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं वो लेकर आएंगे, खास तौर से जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको लेकर? क्योंकि हमने देखा था जो पिछला, अगर किसान बिल की बात करें तो उसको जिस तरह से स्ट्रक डाउन किया गया था, उसको देखिए, जो अंतिम सेशन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगला जो हमारा टेन्योर है ये बड़े फैसलों वाला होगा। तो मुझे लगता है हाईवे बनाना कोई बड़ा फैसला नहीं होता है, ठीक है। एयरपोर्ट बना, हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये मुझे लगता है 2 टेन्योर में हो चुका है। ये जो तीसरा टेन्योर है ये बड़े फैसले वाला ही होगा। संविधान का 20% हिस्सा अभी तक लागू नहीं हुआ है, शायद वो लागू होगा। संविधान में कई सारे गलत प्रावधान जोड़ दिए गए, हो सकता है वो निकाला जाए। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया तो संविधान में स्वाभाविक सी बात है कई संशोधन भी देखने को मिल सकते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, 50 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, आज की डेट में वो दुनिया का सबसे डेवलप्ड सिटी हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, और भ्रष्टाचार अपराध तभी खत्म होता है जब दंड व्यवस्था कठोर होती है। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि दंड व्यवस्था बहुत कठोर है और फटाफट लोगों का मुकदमा डिसाइड होता है। जिन देशों में कानून कठोर है और मुकदमा जल्दी से डिसाइड होता है वो फट से डेवलप कर जाते हैं। और जहाँ पे न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई हो, 20 साल 30 साल 40 साल मुकदमे चलते रहते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता है। जब भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता है तो वहाँ की आर्थिक हालात बर्बाद खराब होते हैं। उदाहरण देता हूँ आपको, 40 साल पहले हम आज जहाँ बैठे हैं इसी दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ ना, 40 साल पहले 1984 में। जिन लोगों ने नरसंहार किया आज तक उसमें किसी को ना आजीवन कारावास हुआ, फांसी हुई, न किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। 1990 में, यानी अब से 34 साल पहले कश्मीर में नरसंहार हुआ, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। आज ही के दिन गोधरा में 22 साल पहले 59 कार सेवकों को ट्रेन में अंदर भर के जला दिया गया था। न किसी को नागरिकता खत्म हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई। अपराध तब खत्म होगा जब खौफ हो कानून का। कोई भी अराजकता तभी रुकती जब कानून का खौफ हो। अरे बाबा, अगर हम भाई कुछ गलत कर देंगे तो हमारी हालत तो खराब हो जाएगा, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो जेल में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मुकदमे 25-30 साल चलते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, मैं प्रधानमंत्री से निवेदन भी करता हूँ कि भारत में आप जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर FIR होना चाहिए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और 1 साल के अंदर फैसला होना चाहिए। केवल और केवल सरकार इतना काम कर दे, जस्टिस विद इन ईयर, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराध खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, पत्थरबाजी खत्म होगी, सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, घूसखोरी खत्म होगी, जमाखोरी कम होगी, मिलावटखोरी कम होगी, कालाबाजारी कम होगी, नशा तस्करी कम होगी, मानव तस्करी कम होगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, अलगाववाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी, धर्मांतरण भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, भय के मारे सब प्रेम से रहेंगे। रामचरितमानस में जहाँ पे राम राज्य का वर्णन है वहाँ एक चौपाई है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरस्वृत नीति। कि भाई सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, सब बड़े प्रेम से रहते हैं और सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। उसी में आगे लिखा है, पहले लिखा है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब प्रेम से रहते हैं, और फिर आगे लिखा है भय बिन होए न प्रीत, कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। अगर मुझे पता है कि आपको, अगर मैंने ऊपर एक पत्थर फेंका
तो हम 20-25 साल के लिए जेल में गए, मैं आपके ऊपर कभी पत्थर नहीं फेंकूंगा, फिर प्रेम से रहूंगा आपके साथ। ये जो पड़ोसी का झगड़ा है, दूसरी की जगह कब्जा कर लेते हैं, पार्क में कब्जा कर लेते हैं, वन विभाग में कब्जा कर लेते हैं, अवैध खनन हो जाता है, बालू खनन, कोयला खनन, ये सब कुछ चल क्यों रहा है? इसलिए तो चल रहा है, किसी को सजा ही नहीं मिलती। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म होगा, और भारत की अगर इकोनॉमी बढ़ाना है, भारत को अगर दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी बनाना है, भारत में शांति समृद्धि लाना है, और भारत में राम राज्य स्थापित करना, जो अब बार बार राम राज्य की बात हो रही है, उसके लिए सबसे आवश्यक है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। जजों की क्वालिटी अभी बहुत डिफरेंट है। क्या हो रहा है, लोअर कोर्ट में राज्य अपने अपने एग्जाम लेते हैं। अब दिल्ली में पूरे देश की जो क्रीम है वो दिल्ली में आ जाती है। जो दिल्ली के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट हैं या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ये पूरे देश की क्रीम आ जाती है। झारखंड कोई जाना नहीं चाहता, उड़ीसा कोई जाना नहीं चाहता, कालाहांडी कोई जाना नहीं चाहता, बिहार। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे इंजीनियरिंग का ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है ना, और फिर 4 साल का कोर्स होता है, मेडिकल के लिए एक नीट होता है 12वीं के बाद, फिर 5 साल का कोर्स होता है 4 साल का। ऐसे ही ज़रूरत ये है कि जज बनाने के लिए भी 12वीं के बाद ही ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो, उनको 4 साल 5 साल की ट्रेनिंग हो, उनको फिर नीचे से शुरू किया जाए, जिससे कि पूरे देश में जजों की क्वालिटी तो एक हो। हमने तो कई ऐसे राज्यों का बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जज को कुछ नहीं पता जाता, ABCD नहीं आती, हाँ जज बन जाते हैं। उनको मतलब उनको वकील जो पढ़ाते हैं उतने उनको समझ में आता है, उससे ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता है। तो ये सिचुएशन अपने आप से करवा लेते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जुडिशरी में केवल क्वालिटी के लोग होने चाहिए। देखिए, डॉक्टर और जज ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर डॉक्टर अगर गड़बड़ होगा, इनकम्पिटेंट होगा, तो वो किसी की जान ले लेगा। ऐसे जज अगर इनकम्पिटेंट होगा तो वो निर्दोष को सजा दे देगा, और जो दोषी होगा उसको जमानत दे देगा। इसलिए दोनों में क्वालिटी जरूरी है। अश्विनी जी, हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब रिफॉर्म्स की या बदलाव की बात आती है तो वक्फ एक्ट की बात की जाए या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जाए, इनको रिपील करना कितना अहम है? और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो इसका किस तरह से आप इनको होते हुए देख सकते हैं, क्या असर है? देखिए, तीन कानून कांग्रेस ने बनाए थे। एक 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, एक 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, एक 1995 में वक्फ एक्ट बनाया। ये तीनों ही कानून तुष्टीकरण के लिए बनाए गए थे। भाई आप ऐसा अंबर जी, आज की डेट में मान लो हमारे घर पे आके कोई कब्जा कर ले, हमारे माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेचारे परेशान हैं, और वो हमारा जो आता है गुंडा बदमाश, वो हमारे पिताजी की नेम प्लेट उठा के भी बदल देता है, अपनी नेम प्लेट लगा देता है, हमारे घर को भी तोड़ देता है। तो माता पिता इतनी आशा तो करेंगे कि चलो एक दिन हमारी संतानें अगर काबिल हो जाएंगी तो दोबारा इस गुंडे को भगाएंगी और हमारा फिर से पहचान रिस्टोर करेंगे। मुगल आक्रांता आए, विदेशों से आए, लूटे, हत्या किया, बलात्कार किया, मतलब उन्होंने सब कुछ किया। हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, कुछ कन्वर्ट किया। अगर मुगल नहीं आए होते, 15वीं शताब्दी में भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। मैं आपको डेटा मैं बता रहा हूँ, 15वीं शताब्दी में भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था। अगर मुगल नहीं आए होते, वो आक्रांता नहीं आए होते, तो आज सब हिंदू होते, कोई मुस्लिम ही नहीं होता। ठीक है, 25 करोड़ नहीं होते, 25 करोड़ नहीं होते, 25 करोड़ नहीं होते। तो ये तो सब मुगलों की देन है जी। अब उन्होंने आके यहाँ पे काशी को तोड़ दिया, मथुरा को तोड़ दिया, भद्रकाली को तोड़ दिया, भोजशाला को तोड़ दिया, अटाला को तोड़ दिया, ऐसे जो प्रमुख स्थान थे। अच्छा, कितने वो मतलब वो थे कि तोड़ा भी तो अपने उसमें लिखवा भी दिया अपने चिट्ठियों में कि हाँ भाई हमने तोड़ा है। ठीक है, जिन मठ मंदिरों के बारे में इतिहासकार कह रहे हैं कि ये तोड़ा गया, तोड़ने वाले ने खुद ही लिखवाया कि हाँ मैंने तोड़ा है। और वहां जाके भी आप देखो तो आपको मतलब अगर आपकी आंख ठीक ठाक है, इवन चश्मा भी चढ़ा है, तो भी आपको दिख जाएगा ये मंदिर है कि क्या है। अभी मैं भोजशाला गया, वहां सरस्वती जी का एक मंदिर है, वहां जाके आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मंदिर है, इसको लोग मस्जिद क्यों मान लेते हैं, यहाँ नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। आप ज्ञानवापी में चले जाओ बनारस में, आपको वहां जाके समझ में आएगा भाई ये तो मंदिर है, ये बस गुंबद बदला है। मेरा ये मानना है कि कायदे से सरकार को एक कानून बनाना चाहिए था, एक कमेटी बनाना चाहिए था, एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें साइंटिस्ट होते, ASI के लोग होते, हिस्टोरियन होते, सबको मिला के एक रिसर्च करा लेना चाहिए था। भाई भारत में बता दो कहाँ कहाँ ऐसा है जो विवादित स्थान है, उसकी जांच करा लो, वैज्ञानिक तरीके से जांच करा लो। जांच करने के बाद एक ही झटके में एक ही कानून बना के सबको रिस्टोर कर लो। रिस्टोर कर लेते तो अब तक शांति, ये अशांति जो चल रही है खत्म हो चुकी होती जी, अगर शुरुआत में कर लिया होता।
हाँ, उल्टा एक कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि अयोध्या के अलावा कोई मैटर कोर्ट में चलेगा नहीं, हिंदू मांगने नहीं जाएंगे। मजबूरी में हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। काशी मथुरा का विवाद भी अब शुरू हो चुका। शांति तब आएगी जब वो रिस्टोर हो जाएंगे। बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, या गीता में है, या रामायण में है, या कहीं और जो प्रमुख स्थान है, वो जब तक रिस्टोर नहीं होंगे अशांति बनी रहेगी। तो देश के लिए अच्छा नहीं है कि अशांति लंबी चले। इसलिए मेरा मानना है कि जल्दी से डिसाइड हो जाए तो अच्छा है। या वो तभी होगा जब 1991 का कानून खत्म होगा, और मुझे आशा है कि अगले वाले सत्र में ये खत्म हो जाएगा। दूसरा 1992 का कानून, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, देश को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर बांट रखा है। और तीसरा वक्फ एक्ट। आप बताइए, वक्फ एक्ट जैसा कानून दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं, ऐसा वक्फ एक्ट जैसा कानून है ही नहीं है जी। दुनिया में 85 क्रिश्चियन कंट्री हैं, वक्फ एक्ट जैसा कानून वहां भी नहीं है। पाकिस्तान में वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है, अफगानिस्तान में वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है, बांग्लादेश में वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है, केवल भारत में है। और वक्फ एक्ट जैसा कानून क्रिश्चियन के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, यहूदी के लिए नहीं है, बहाई के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं, केवल और के लिए कम्युनिटी के लिए। तो ये तो आप मतलब चाहते हो कि लड़ते रहें, आपस में लड़े भिड़े रहें, तो आपस में बवाल चलता रहेगा। ये कानून खत्म हो जाना चाहिए। हमने इसको चैलेंज किया है। देश भर में 120 PIL अब तक हो चुकी हैं। सरकार खत्म करेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि हम जब मंदिरों की बात करते हैं तो सीताराम गोयल जी की अगर हम बात की जाए, हिस्टोरियन, उन्होंने 2000 मंदिरों का तो उन्होंने आंकड़ा रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताया है। लेकिन हम राम मंदिर तो बन गया, मथुरा काशी की बात होती है, ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस पूरा एपिसोड है, मंदिरों को लेकर आवाज़ बुलंद हो रही है। क्या ये इस तरह से ही चलता रहेगा, या आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये ठीक नहीं है। अगर कोर्ट के जरिए मुकदमों का समाधान होगा तो पता चला 50 साल तक काशी चलेगा जी, फिर 50 साल मथुरा चलेगा, फिर भोजशाला चलेगा, फिर भद्रकाली चलेगा, फिर अटाला चलेगा, फलाने ढेगाने चलता ही रहेगा एक एक करके। मेरा ये मानना है इसका समाधान ये है, एक्सपर्ट कमेटी बने, टॉप के जो के मोहम्मद जी जैसे लोग जो एक्सपर्ट हैं खुदाई के, अनबायस्ड एकदम ईमानदार, उनको रखा जाए। कार्बन डेटिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी रखा जाए। ASI के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी रखा जाए। जो एमिनेंट हिस्टोरियन है उनको रखा जाए। जो पुराने पत्रकार हैं जिनको इसका भी नॉलेज है उनको रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के उसमें 1-2 जज रख दिया जाए, ठीक है। ऐसा एक मल्टी डायमेंशनल एक कमेटी बनाना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी। उनको साल भर का टाइम देना चाहिए कि भैया देखो ये स्थान है जिनके बारे में, और या वो हम कहते हैं दिल्ली में बैठे एक बार बैठ के ले ले 1 महीने, भैया ऐसा कहाँ है बताओ, और यात्रा कर लें, घूम के जाके अपनी आंखों से देखें। कागज पे विश्वास न करें, जाके उन स्थानों को अपनी आंखों से देख लें। जहाँ उनको लगता है वहाँ का थोड़ी खुदाई करा लें, थोड़ी नींव की खुदाई करा लें, थोड़ा गुंबद की टेस्ट करा लें, जो भी करना है उनको कर लें, और करके एक साथ ही रिपोर्ट दे दें और एक कानून बना के एक साथ उन सबको रिस्टोर कर दिया जाए। ये हिंदुओं के हित में भी है, मुस्लिम्स के हित में है, और पूरे देश के हित में है। नहीं तो कोर्ट के जरिए ऐसे ही चलता रहेगा, हर महीने तारीख पड़ेगी तो कुछ आर्डर आ जाएगा तो 2 दिन उस पर चर्चा चलेगी, फिर तारीख पड़ेगी, फिर कोई आर्डर आएगा। आज के डेट में क्या हो रहा है, हर महीने काशी पे मथुरा चर्चा होती रहती है, क्योंकि हर महीने तारीख पड़ती है। अब और जब ये चर्चा होगी तब तक मतलब टेंशन तो रहेगा ना, समाज में टेंशन रहेगा। स्थायी समाधान है इसको वंस फॉर ऑल, एक साथ ही इसको रिस्टोर कर देना चाहिए। अश्विनी जी, एक और जो लीगल प्रोविजन है, या हम बदलाव की बात करें, रिफॉर्म की बात करें, एनआरसी को लेकर बड़ी चर्चा होती है, बड़ा खौफ भी होता है। आसाम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इस तरह के जो राज्य हैं, इनको लेकर बड़ी चर्चा होती है कि यहाँ पर एनआरसी आना चाहिए। ममता दीदी तो बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं, मेरी लाश पे से गुजर के होगा एंड ऑल दैट। कितना ज़रूरी है एनआरसी, और केंद्र सरकार के अंदर वो पॉलिटिकल विल नज़र क्यों नहीं आ रही कि एनआरसी लाएंगे तो लाएंगे? देखिए, एनआरसी क्यों जरूरी है इसको समझिए आप। हमारे पास ज़मीन 2% है दुनिया की जी, हमारे पास पानी दुनिया का 4% है, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। तो जमीन 2%, पानी 4%, जनसंख्या 20%, तो हम ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी इम्बैलेंस है। अब उसमें भी म्यांमार के लोग आए, बांग्लादेश के लोग आए, क्यों आए भैया? अरे हम तो अपना ही, हमारे यहाँ दिक्कत चल रही है, हमारे यहाँ 80 करोड़ गरीब पहले से ही हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, उसमें और लोग आए, हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? दूसरा, ये जो 5-5.5 करोड़ लोग आए हैं, वो अगर रिक्शा भी चला रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं,
अल्टीमेटली भारत के लोगों के हिस्से का तो रोजगार छीन रहे हैं। भारत के हिस्से के जो पानी है वही तो पी रहे हैं, भारत के हिस्से का अनाज तो खा रहे हैं। अल्टीमेटली हम पहले से ही ओवर क्राउडेड हैं, उसके बाद अब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं कि हम किसी को ले सकें। ऐसा है, जो ट्रेन का डब्बा होता है उसकी एक लिमिट होती है, चलो भाई 70 लोग कंफर्म सीट मिल गई तो 10-20 लोग वेटिंग में भी आ गए। अब 70 लोग कंफर्म हो और 500 लोग वेटिंग में आ जाएं तो डिब्बे में फिर मारापीटी होगी, फिर तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए अपने यहाँ इधर अब कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जहाँ से आए उनको जाना चाहिए। एनआरसी करने के पहले इस भारत में कानून बनाने की ज़रूरत है। मेरी इस पर PIL चल रही है। घुसपैठ होती कैसे है? बॉर्डर पे ये 2000 रुपये दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपये देते हैं, आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपये देते हैं, नगर निगम उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 2 डॉक्यूमेंट होते हैं फिर वो दलाल को पकड़ते हैं, वो उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देता है। 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर एक दलाल को पकड़ते हैं, वोटर ID में नाम जुड़वा लेते हैं। अल्टीमेटली पूरा भ्रष्टाचार, घुसपैठ तब रुकेगी जब घूसखोरी रुकेगी। एक कानून बना दिया जाए कि भाई 3 महीने का टाइम दे दिया जाए, भैया देखो 3 महीने के अंदर जिसको जिसको भारत छोड़ना है छोड़ के चले जाओ। अगर 3 महीने के बाद मिले 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता भी खत्म करेंगे और तुम्हें हम 20 साल के लिए जेल में डालेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अंबर जी, कहते नहीं जैसे परमाणु बम है, ये रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी बनाया जाता है। हमने अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, राफेल खरीद लिया, आज तक चलाया क्या किसी के ऊपर? नहीं चलाया। वो केवल डराने के लिए रखा जाता है। परमाणु बम, अग्नि मिसाइल डराने के लिए बनाई जाती है। रोज आज तक हमने किसी के ऊपर नहीं चलाया। पाकिस्तान पे छोड़ दिया होता नहीं तो कह रहा हूं सबके पास परमाणु बम है, कोई चलाता नहीं है, डराने के लिए। ऐसे जो कठोर कानून होता है वो डराने के लिए होता है। एक कानून बना दिया जाए कि भाई 3 महीने का टाइम है, जिसको जिसको जो आप भारत के नहीं हो तो छोड़ के भाग जाओ। 3 महीने के बाद मिले 100% प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, नागरिकता भी खत्म करेंगे और 20 साल के लिए जेल में डालेंगे। और उसके साथ एक कानून और, जो लोग घुसपैठियों की मदद कर चुके हैं, जिन्होंने घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, वोटर ID बनाया, इनको भी उतनी सजा मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सजा खाने वाले कौन होंगे? नेता स्वाभाविक सी बात है, लेखपाल, पटवारी, सरकारी बाबू। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। 80% घुसपैठी है तो कठोर कानून बनते ही भाग जाएंगे। जब 20% बचेंगे उनको पुलिस ढूंढ लेगी। अदरवाइज ऐसे सीधे NRC लागू कर देंगे, 5.5 करोड़ लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले एक विंडो, एक कानून बना के एक विंडो दे देना चाहिए, 3 महीने 4 महीने का विंडो। भैया तुम्हारे पास 6 महीने टाइम है, निकल जाओ। अब अगर पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं जी, तब जाकर रुकेंगे। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर एक सवाल मेरे मन में अक्सर आता है और मैं ये बात टीवी पे और अक्सर अलग अलग जगहों पे बोलती हूँ। सिमिलर फैसलों में इनकंसिस्टेंसी नज़र आती है। जैसे कि अभी हम रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, मणिपुर पे सुमोटो और वेस्ट बंगाल पे नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, ये कई बार देखा गया कि जज टू जज वेरी करता है। होता क्या है कि हम जिसको, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोई फैसला करे, अल्टीमेटली हम उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। Absolutely. और ये देखा गया है कि पता चला कि जस्टिस चंचूड़ सेम मैटर पे अलग तरीके से वो करते हैं, जस्टिस खन्ना का एक अलग बिहेवियर होता है, बाकी जस्टिस नागरत्ना का एक अलग उनका एटीट्यूड होता है। तो इश्यू सेम है, लेकिन उनका जो पर्सनल उनका कहीं ना कहीं उसमें दिखाई पड़ता है। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी का पर्सनल बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनल थिंकिंग क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि केस के मामले में भी जो पर्सनल थिंकिंग है, जो उनका पर्सनल एटीट्यूड है या पर्सनल उनकी आइडियोलॉजी है, वो कई बार दिखने लग जाती है। और कई बार ऐसा हुआ, मणिपुर के केस में यही हुआ है। भाई जो बंगाल में संदेश खाली में हुआ, ये मणिपुर से कम भयावह थोड़ी है। Absolutely. और लगातार चल रहा है, 1-2 दिन में चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक तरफ तो हम SC ST को थोड़ा गाली देने के बाद भी हम SC ST एक्ट लगा देते हैं, और वहीं SC ST महिलाएं रोज उठ रही हैं, एक के बाद एक उठती जा रही, उनके खिलाफ FIR तक नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट शांत बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड दिखता है कई बार, और ये बस वो जजेस की जो पर्सनल उनका व्यवहार है, उनका जो उनकी पर्सनल फिलॉसफी है, उनकी जो पर्सनल थिंकिंग है, वो अब कई बार केस में भी दिखती है। जजेस की बात करें तो अश्विनी जी, जजेस से जुड़ा एक सवाल मेरा और आपके लिए है, वो ये कि जो जजेस हैं हमारे, उनके अंदर अपने जो उनके एसेट्स हैं उनको पब्लिक करने को लेकर एक संकोच नज़र आता है। और वही जज
दूसरों को, जितने भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनको कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, ऐसा क्यों है? देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर सांसद अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए बाध्य हैं, पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए बाध्य हैं, तो जज को भी बाध्य होना चाहिए, जज को भी डिक्लेयर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जो मुझे समझ में आता है, कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, हाई कोर्ट जज बनते हैं, ये टॉप के वकील होते हैं। अब जब ये टॉप के वकील होते हैं तो इनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। अब इनको लगता है कि अगर हम बता दें हमारे पास 150 करोड़ है, 100 करोड़ है, 90 करोड़ है, तो इनको थोड़ी इंसल्ट फील हो। इसमें इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए, बल्कि लॉजिक के साथ बताना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जज वो वकील बनता है जो वहाँ का बहुत प्रोमिनेंट वकील होता है। अब प्रोमिनेंट वकील होता है तो एक एक तारीख पे 5-5 लाख रुपए कमाता है, उसके पास पैसा तो खूब होता है, तो उसको डिक्लेयर करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अरे भैया, तुम अच्छे वकील थे तो पैसा कमाए, अच्छे वकील थे तो जज बन गए, अब जज बन गए तुम्हारा पैसा तो होगा ही होगा, उसमें शर्माने की क्या बात। अगर आपके पास मर्सिडीज है, BMW है, फेरारी है, तो आपने वकालत के दौरान खरीदा, आपने शौक पूरे किए, तो उसमें बताने में कोई दिक्कत थोड़ी, बताना चाहिए हाँ भाई ठीक है हम। इससे तो बल्कि ये भी पता चलता है कि आप कितने बड़े वकील थे, इसमें कोई शर्माना नहीं चाहिए। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट की बात आती है और अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो एक आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की बड़ी महंगी फीस होती है। किस तरह से इस चीज़ को आसान किया जाए कि एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके? दूसरी बात, जो हमारे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी अंग्रेज़ी में होती हैं, जबकि हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, ऐसा क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कोई भी घर तब मजबूत होता है जब उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो, ऊपर, और वो कोन टाइप का होता है। आप देखिए तो मतलब नीचे की फाउंडेशन की जो दीवारें ज़्यादा मोटी होंगी, फिर ऊपर वैसे ऊपर कोन जैसा बन जाता है। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। हो क्या रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिंगल जज जो फैसला देता है, हाई कोर्ट के 2 जज मिलके उसको रिव्यू करते हैं, और हाई कोर्ट के 2 जज मिलके जो फैसला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज उसको मिलके रिव्यू करते हैं। होना चाहिए उल्टा। मेरा ये मानना है कि पहले तो ये जो गुलामी की पुलिस व्यवस्था है और गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था एक दूसरे के सप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है, ये अलग अलग नहीं होते, एक साथ ही चलते हैं। ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना चाहिए। सबसे पहले ये गुलामी का नामकरण बदलना चाहिए। क्या लिए पुलिस कहना? अरे आप, पुलिस का काम है सुरक्षा देना, तो उसको सिर्फ सुरक्षा मित्र कहिए। जैसे शिक्षा मित्र होता है, योग मित्र होता है, बैंक मित्र होता है, ऐसे उसको कांस्टेबल क्यों कहना? उसका नाम होना चाहिए सुरक्षा मित्र। ये पुलिस स्टेशन, थाना, ये सब अंग्रेजों का है। क्या लिए उसको? अरे उसको लिखिए प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। जैसे जो हॉस्पिटल होता है पहला, उसको हम कहते हैं ना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। आप थाने को कहिए प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, तो थोड़ा लोगों को सुरक्षा की भावना भी आएगी। तो लोग थाने जाने से डरते हैं, ईमानदार तो थाने जाते नहीं है, सही लोग, हाँ सही लोगों को थाने जाने में डर लगता है। क्यों? उसका नाम ही थाना, अंग्रेजों के टाइम में उसका नाम प्राथमिक सुरक्षा केंद्र हो जाए तो लोग थोड़ा आना जाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये जो टर्म यूज हो रहे हैं, टर्म को बदलने की जरूरत है। दूसरा, आपको तहसील को प्राथमिक न्याय केंद्र बनाना पड़ेगा, प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो छोटा मोटा मुकदमा हो वो तहसील स्तर पे ही निपट जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे एक डिवीजन बेंच होनी चाहिए कि जहां आप तहसील के मुकदमे से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप अपने जिले में अपील कर लो, और जिले में डिवीजन बेंच हो जहां 2 जज मिलकर फैसला करें। हम सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच बना के बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बना के बैठे हुए हैं, 2-2 जज बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो प्राइमरी सेंटर, वहां हमने डिवीजन बेंच ही नहीं बनाया हुआ। तो ये उल्टा कौन हो गया है? होना चाहिए ये कि भाई नीचे 3 जज हों, फिर 2 जज हों, फिर 2 जज हों, ऐसा कुछ हो, या हम कहते हैं चलो 2-2-2 हो। अभी एकदम उल्टा हो गया, तो इसको बदलने की जरूरत है। दूसरा, गुलामी के कानूनों को बदलने की जरूरत है। गुलामी के कानून बहुत खतरनाक है। हमारे देश में जिन विवादों का समाधान 5वीं पास, जिसको पंच परमेश्वर कहते हैं, 5वीं पास लोग 1 दिन में 2 दिन में कर देते थे ना, जिन विवादों का समाधान, उन विवादों का समाधान ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए लोग 50 साल में कर रहे हैं। जो पारिवारिक विवाद है, वो फैमिली के मैटर जो है 20-20, 33 साल चलते। डिवोर्स का मैटर 30 साल चलता है। 30 साल के बाद डिवोर्स होता है ना, लड़का दूसरी शादी के लायक बचता है ना लड़की दूसरी शादी के लायक बचता है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोर्ट में लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाते हैं। अरे भैया, हमारा फैमिली का कल्चर था, कोई विवाद हुआ पहले पति पत्नी आपस में चर्चा कर लिए, उससे भी बात नहीं हुई तो सास ससुर बैठ गए, भाई भाभी भी बैठ गए, उससे भी बात नहीं हुई तो मायके पक्ष ससुराल पक्ष दोनों बैठ गए, मौसा मामा भी बैठ गए।
वो सिस्टम फिर लाना पड़ेगा। वो सिस्टम हमने खत्म कर दिया, हर चीज के लिए जो है कोर्ट पे डिपेंड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है उसके भारतीयकरण करने की जरूरत है। अच्छे क्वालिटी के जज आए, उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम की जरूरत है, इनकी अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने कहा भाषा, भारत में मुझे लगता है कि 3 लाख लोग हैं जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, मात्र 3 लाख। कुछ लोग कहते हैं 4 लाख हैं, हम कहते हैं चलो 10 लाख है। बिल्कुल, चलो हम मान लेते हैं कि 10 लाख लोग हैं जो जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है। 1 करोड़ भी मान लेते हैं, कोर्स में भी कोई नहीं, उतना तो है ही नहीं है। उतना मान ली तो 1 करोड़ भी है, क्योंकि हम तो 150 करोड़ लोग हैं ना भाई। जिसकी मातृभाषा है, कश्मीर वालों की मातृभाषा कश्मीरी है, बंगाल वालों की बंगाली है, गुजरात वालों की गुजराती है। इंग्लिश तो किसी की मातृभाषा है ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, पेट से बाहर आता है तो अंग्रेजी नहीं सुनता, या तो गुजराती सुनेगा, या बंगाली सुनेगा, या मराठी सुनेगा, या तमिलियन सुनेगा, कश्मीरी सुनेगा, कोंकण सुनेगा। अंग्रेजी नहीं सुनता अपने माता पिता से, या पेट में रहने के दौरान अंग्रेजी नहीं सुनता, वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही सुनता है। ऐसे में हाई कोर्ट में भी अंग्रेजी, सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी। बेचारा जिसका मुकदमा है उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, वकील क्या बोल रहे हैं, जज साहब क्या बोल रहे हैं, उसको पता ही नहीं होता। ये बंद होना चाहिए। और भारत में जहाँ पे लगभग 80% लोग हिंदी समझ लेते हैं, बोल भले नहीं पाते, बोल तो चलो 60% पाते हैं, लेकिन समझने वाले 80% हैं। तो कम से कम हिंदुस्तान में हिंदी को तो एक सुप्रीम कोर्ट की भाषा बनाना ही चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम बहस करने की अनुमति देनी चाहिए, और कुछ नहीं तो क्लाइंट को बोलने की परमिशन देनी चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, ये 34 जज अगर हिंदी नहीं सीख सकते तो 145 करोड़ लोग अंग्रेजी कहां सीख लेंगे? मैं तो ये इसका आप दूसरा सोचिए ना। भारत में 34 सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, अगर ये 34 जज हिंदी नहीं सीख सकते, हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी में जिरह नहीं कर सकते, हिंदी में फैसला नहीं लिखवा सकते, तो हम ये आशा करें कि जो भारत में 150 करोड़ 140-45 करोड़ किसान, मजदूर, वो तमिल वाला और ये बंगाली सब अंग्रेजी सीख पाएंगे क्या? नहीं हो सकता। बेटर होगा ये टोटल भारत में कितने जज हैं? 4000, 4500, 5000 जज हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मिला जुला के। अगर इतने लोग एक मातृभाषा नहीं सीख सकते, एक हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है उसको नहीं सीख सकते, तो पूरी जनता कहाँ सीखेगी? मेरा ये मानना है कम से कम बाइलिंगुअल होना चाहिए। खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को हिंदी जरूर अलाउ करना चाहिए। बाकी अलग अलग जो राज्यों की हाई कोर्ट है वो वहाँ की अलाउ करे। भाई मान लो तमिलनाडु हाई कोर्ट है, वहाँ 60 जज हैं, वो कहीं से भी आए हों, 6 महीने की ट्रेनिंग करा दीजिए, वो सीख लेंगे, वहाँ के तमिल सीख लेंगे, तो कम से कम तमिल में बोल भी लेंगे, तमिल समझ भी लेंगे। जब तक वहाँ जज हैं तब तक काम करते रहेंगे। ये कोई असंभव काम नहीं है। लेकिन हो क्या उल्टा रहा है, जज नहीं सीखना चाहते अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा, वो चाहते हैं पूरी जनता अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि वो मिलॉर्ड है तो वो कैसे सीखेंगे। अश्विनी जी, हम ये सारा पूरा सब कुछ जजेस की और सबकी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, और आपने भारतीयता की बात की संविधान में, आपको नहीं लगता कि रिपब्लिक 2.0 का समय है, संविधान ऐसा हो जहाँ पर धार्मिक और भारतीयता की छवि नजर आए? भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति है। जब पूरी दुनिया में लोग नंगे घूम रहे थे, कपड़ा पहनना नहीं आता, तब हमारे पास 5500 साल पहले वेल प्लान्ड शहर था, जिसको हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहते हैं। वेल प्लान्ड शहर। दुर्भाग्यवश 400-500 साल मुगलों की गुलामी रही, 200 साल के बाद अंग्रेजों की गुलामी, जो 600 साल का गुलामी का कार्यकाल था, उसने हमारे कहीं न कहीं बुद्धि को और हमारे बहुत पीछे कर दी। अब समय आ गया है गुलामी का नाम मिटाया जाए, गुलामी का निशान मिटाया जाए, गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म की जाएं, गुलामी की कुप्रथाएं ख़त्म हो, गुलामी की परंपराएं ख़त्म हो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था ख़त्म हो, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था ख़त्म हो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ख़त्म हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था ख़त्म हो, गुलामी की टैक्स व्यवस्था ख़त्म हो। आप जरा सोचिए ना कि चंद्रगुप्त के टाइम में हमारी GDP 40% थी। आज हम दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, दुनिया भर टैक्स 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 टैक्स, और हमारी GDP 8% है। तो हमें फिर 1 नेशन 1 टैक्स करना चाहिए, जैसे चंद्रगुप्त के समय था। हम काहे दुनिया की कॉपी करके बैठे हुए? तो जरूरत इस बात की हर एक क्षेत्र में हम उसका भारतीयकरण करें, ये हमारे लिए भी अच्छा है, और जब हम कर लेंगे तो पूरी दुनिया मानेगी। हमारा जो 16 संस्कार व्यवस्था थी विलुप्त हो गई, लोगों को पता ही नहीं है। कुछ बस जो मंदिर के पुजारी, उनको पता है 16 संस्कार क्या होता है, आम जनता, कॉमन मैन को पता ही नहीं है। तो जो हमारे वेदों में ऋचाएं हैं, आप जरा सोचिए ना कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं को इक्वल राइट देने की बात अब चल रही है। हमारे वेद में गार्गी की कई ऋचाएं उसमें छपी हुई हैं, मैत्रेयी ने कई सारी उसमें ऋचाएं हमारे वेदों में छपी हुई हैं।
अभी महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने शुरू हुआ है कुछ देशों में, कुछ देशों में हो रहा है भाई मार्केट अकेले जा सकती हैं। अब से कई 100 साल पहले हमारे देश में महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी जी। गार्गी, मैत्रेयी शास्त्रार्थ करती थी। आचार्य मंडन मिश्रा की पत्नी शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर रही हैं। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है। हमारे देश में हजारों साल पहले रानी जो माता कैकेयी थी, सोचिए ना, उनको अस्त्र चलाना आता था, शस्त्र चलाना भी आता था। तो हमारे देश में जो व्यवस्था थी पूरी दुनिया में, एक भी समझ लीजिए हमारी संस्कृति सबसे अच्छी क्यों है। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल हमारे यहाँ ही महिलाओं की पूजा होती है। फीमेल गॉडेज का कॉन्सेप्ट केवल हमारे यहाँ है, बाकी हर जगह केवल मेल गॉड होते हैं। हमारे यहाँ फीमेल गॉडेज होती हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती अलग अलग रूप में होती है। पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं हैं। आपको गृहिणी का समानार्थी शब्द किसी भाषा में नहीं मिलेगा। गृहिणी जो शब्द है ना, गृहिणी का मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी का मतलब ऋणी होना। शब्द देखिए, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको गृहिणी कहते हैं। तो हमारे यहाँ माता को, पत्नी को, भाभी को, सबको गृहिणी कहते हैं। गृहिणी क्यों कहते हैं? इसका मतलब पूरा पूरा घर उनका ऋणी है। ऐसा शब्द आपको 6500 भाषा में नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में आपको नारी तू नारायणी जैसा शब्द नहीं मिलेगा कि नारी तू नारायणी है, तू भगवान है। पूरी दुनिया में किसी भी रिलीजियस बुक में यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इसका समानार्थी नहीं मिलेगा। यत्र नारस्ति पूज्यते मतलब जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा वाक्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में लगभग 3000 त्योहार मनाए जाते हैं। 3000 त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग, क्रिश्चियंस के अलग, हिंदू, जैन, बौद्ध के अलग। केवल हमारे यहाँ नवरात्रा होता है जहाँ कन्या पूजन होता है। हमारे यहाँ लड़कों की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है। तो ये जो हमारी परंपरा रही है, ये केवल हिंदुओं के लिए अच्छा है ऐसा नहीं है, ये इंसानियत के लिए अच्छा है, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। वसुधैव कुटुंबकम, इसके लिए आपके पास अंग्रेजी में किसी और भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। पूरी पृथ्वी ही एक घर है, ऐसा कोई शब्द आपको दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा जी। सर्व मंगल मांगल्य, ऐसा शब्द आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं। जैसे हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण होता है जी। ये सनातन संस्कृति का 4 वाक्य है ना। हम कभी नहीं बोलते हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, केवल हिंदुओं का कल्याण हो, ऐसा कभी नहीं बोलते। हम कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबके बीच में प्रेम हो। तो ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये जितना मजबूत होगी दुनिया में उतनी शांति आएगी, बहन बेटियों को जिंदगी उतनी अच्छी होगी। इसका उदाहरण गंधार, दुर्योधन की माताजी गांधारी वहीं से आई थी। अच्छा, एक और देखिए, हमारे देश की परंपरा देखिए, हमारे राज्यों के नाम पे राजकुमारियों का नाम होता था, राजकुमारों का नहीं। राज्य था गंधार तो राजकुमारी का नाम गंधारी, राज्य था कैके तो राजकुमारी कैकेयी, राज्य का नाम सुमित्र तो राजकुमारी सुमित्रा, राज्य का नाम कौशल तो राजकुमारी कौशल्या। ये हमारी परंपरा देखिए कि हम पांचाली राज्य पंचाल तो राजकुमारी पांचाली। ये जो हमारी परंपरा रही है कि हमने बेटी को बेटे से ऊपर रखा, राजकुमारी को राजकुमार से ऊपर रखा, बेटी की पूजा किया। कन्या पूजन का कॉन्सेप्ट केवल भारत में है, किसी और रिलीजन में नहीं है जहां लड़कियों की पूजा होती है, केवल हमारे यहाँ है। मतलब 50 साल 60 साल के लोग 2 साल की बच्ची का पैर छूते हैं, ये कहाँ होता है? और हमारे यहाँ होता है। तो ये अच्छा है भाई। गंधार जब तक सनातन संस्कृति थी, सब बढ़िया खुशहाली से रह रहे थे। शरिया आ गया, आज बहन बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, सारी वहाँ यूनिवर्सिटी सब बंद हो चुकी है। अफगानिस्तान की क्या पोजीशन आप देख लीजिए। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था और कन्वर्ट हुआ, बदल गया, देख लीजिए वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है। सनातन जितना मजबूत होगा, बहन बेटियों की जिंदगी उतनी खुशहाल होगी। सनातन जितना कमजोर होता जाएगा, बहन बेटियों की जिंदगी उतनी खराब होती जाएगी। अश्विनी जी, एक और सवाल, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स की, बदलाव की, जुडिशियल एंगल से बात की, अपीजमेंट की बात की जाए, क्योंकि अपीजमेंट से हमारे देश बड़ा ही त्रस्त है, और क्या त्रस्त नहीं, ग्रस्त कहना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि अपीजमेंट की वजह से बहुत कुछ इस देश ने झेला और झेल रहा है। अपीजमेंट को लीगली डिफाइन किया जा सकता है क्या, और इसको किस तरह से हम वो कर सकते हैं? अपीजमेंट को खत्म करने का एक ही तरीका है। अपीजमेंट क्यों किया जाता है? लीगल दायरे में किस तरह से लीगल हम कर सकते हैं? अपीजमेंट किया जाता है सत्ता की खातिर। सत्ता किस लिए चाहिए?
पैसा बनाना है कि भैया एक बार विधायक बन गए तो 4-5 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, बोलेरो भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, फार्म हाउस भी हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा। अल्टीमेटली सेवा के लिए सत्ता नहीं चाहिए, लूटने के लिए चाहिए। तो केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास देने, फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दिया जाए। भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, फिर अपना अपना काम करेंगे। जो टीचर बने रहेंगे, डॉक्टर बने रहेंगे, वकील बने रहेंगे। पॉलिटिक्स में केवल इसलिए आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। शेयर मार्केट से भी ज्यादा फायदेमंद धंधा हो गया पॉलिटिक्स। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ बनाओ जी। ये जो धंधा हो गया, इसका एक ही तरीका है, 1 नेशन 1 टैक्स हो, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो, और जो आदमी भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया जाए, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म कर दिया जाए। गंदे लोग आएंगे नहीं। वो गंदे लोग जो आ रहे हैं ना, खनन माफिया, बालू माफिया, स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया, सारे माफिया जो पॉलिटिक्स में कूदना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, प्रधान, वो केवल और केवल क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, ये जो धंधा चल रहा है ना, वो तभी बंद होगा जब कानून कठोर होगा। अश्विनी जी, एक सवाल मैं बीच में आपसे पूछना चाहती थी, वो रह गया था। सवाल है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, क्योंकि भारत के सामने इलीगल इमिग्रेशन का जो मसला है वो अक्सर एक चैलेंज के रूप में खड़ा रहता है। ये मसला कितना गंभीर है, खासतौर से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और इन लोगों की जो बात की जाती है, और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, भारत की डेमोग्राफी पहले से बहुत बदल चुकी है। ठीक है, 75 साल पहले रिलीजन के बेस पे डिवीजन हुआ, और 75 साल के बाद फिर से भारत की डेमोग्राफी बदल गई। 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसील के हिसाब से 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 300 तहसीलें भारत के बॉर्डर पे हैं। 300 तहसीलें मतलब या तो वो कश्मीर के जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर, या हिमालय वाला बॉर्डर, या नेपाल वाला बॉर्डर, उधर चलिए तो बांग्लादेश वाला बॉर्डर, फिर म्यांमार वाला बॉर्डर, फिर इधर आ जाइए तो जो केरल का समुद्र वाला बॉर्डर, महाराष्ट्र में समुद्र वाला बॉर्डर, राजस्थान वाला जो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और अभी आपने देखा कि वहाँ पे उत्तराखंड में हल्द्वानी, रामपुर, जोशीपुरा, सारे जंगल के जंगल पे अवैध मतलब घुसपैठी आके रह रहे हैं। वो केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत का कानून सड़ा हुआ है और भारत में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लोगों को पता है कि एक बार चल के झुग्गी बना लो, उसके बाद सरकार खुद ही स्कीम लॉन्च करेगी, जहां झुग्गी वहीं मकान। तो भारत में इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि झुग्गी बनाओ, तुम्हें मकान सरकार बना के देगी, और झुग्गी बना लो और तोड़ने भी अगर सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा, नहीं 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 भैया इनको ठंडी लग जाएगी। इतना बढ़िया धंधा चल रहा है भारत में। कानून महा घटिया है। मेरी PIL चल रही है घुसपैठ के ऊपर। मैंने कहा था ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए एक कानून है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन कोई भी सरकार उसको लगा नहीं रही है। मैंने कहा था घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम में और हो जाएगा। हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। हमारा जो कल्चर है वो बांग्लादेशियों से मैच नहीं करता, तो स्वाभाविक सी बात झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं रोहिंग्या से मैच नहीं करता। तो ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, घुसपैठ एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ एक इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। कोई उनको आधार बना के देता, कोई राशन कार्ड बना के देता, कोई ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता ख़त्म करने और उनको 10 से 20 साल की सज़ा देने के लिए कानून बनाया जाए। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए कि भैया इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाएगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत मुसीबत आने वाली है। जो हम दिख नहीं रहा है ना, वो दिखता वहाँ पे जहाँ हंगामा हो जाता है, आगजनी हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है। हल्द्वानी में सोचिए ना, कितने घुसपैठिए आए और पुलिस गई तो 100 पुलिस वाले घायल हो गए। आम जनता वहाँ कैसे रहेगी जहाँ पुलिस वाले खुद ही पीट रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ पीट पीट के भगाए जा रहे हैं, जनता कैसे रहेगी? तो इसके लिए कठोर कानून जरूरी है। बॉर्डर पे फेंसिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या हुआ, लूट खूब हुई। मुगलों से ज़्यादा, अंग्रेजों से ज़्यादा तो भारत में आज़ादी के बाद लूट हुई है। जितना मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उससे ज़्यादा हमारे नेताओं ने लूट लिया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, घोटाले घोटाले घोटाले। सजा किसी को हुई नहीं आज तक। किसी घोटालेबाज की न प्रॉपर्टी जब्त हुई।
आप बिहार में देख लो, चारा घोटाला वाले बाहर घूम रहे हैं, आराम से बाहर घूम रहे हैं, ना उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना उनको आजीवन कारावास हुआ, ना उनकी नागरिकता खत्म हुई, वो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। क्यों? कानून सड़ा हुआ है जी। कठोर कानून की जरूरत है इसके लिए। जी बिल्कुल, जितने सवाल थे मेरे, उन सवालों के जवाबों से यही समझ में आता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं। जस्टिस विद इन ईयर बहुत जरूरी है, जस्टिस विद इन ईयर बहुत जरूरी है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहा, सारे अहम सवालों के आपने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे रैशनल, स्टे लॉजिकल। नमस्कार।